जहां सदर नशीन उर्दू एकेडमी सीनियर TRS के कायद जनाब मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब, हल्के गोलकुंडा डिवीज़न के सदर जनाब जब्बार साहब और गोलकुंडा डिवीज़न की TRS की उम्मीदवार असफिया खान साहबा और उनके नुमाइंदे हरकियाती लीडर अर्दिल अजीज़ लीडर जनाब आज़म खान साहब, सदानंद यादव साहब, लड्डू खान यूथ लीडर, अमान साहब गोलकुंडा डिवीज़न वर्किंग प्रेसिडेंट, हाज़रीन, आज का जलसा इंतखाबी है और हर 5 साल की तरह आपको अपने पसंद के उम्मीदवार का ये बल्दी इंतखाबात में इंतखाब करना है। कई पार्टियां आपके सामने आएंगी अपने इंतखाबी मंशूर को लेकर, आपके सामने रुजू होंगी वोट मांगने के लिए। कांग्रेस आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, TRS है और दीगर जमातें आपके सामने आएंगी वोट मांगने के लिए। ये बल्दी इंतखाबात है, इसमें आपके बल्दी, बरखी व आवर्सानी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स और दीगर के मसाइल पर बात की जाएगी। आज कांग्रेस तो किस बुनियाद से वोट मांगने आती है कि कांग्रेस के दौर में हमको 50,000 फिसादात दिए गए, मुसलमानों के दिलों पर जख्म पे जख्म दिया गया, हमारी औकाफी जायदादें छीन ली गई, उन पर डेवलपमेंट किया गया, कई फिसादात हुए। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उस वक्त किनका वजीर आजम था? कांग्रेस का वजीर आजम था नरसिम्हा राव, जिनके वक्त में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उस जमात का नाम कांग्रेस है जो आज आपके सामने वोट मांगने आएगी, झूठे वादों की बौछार करेगी। हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। 70 साल के आजाद हिंदुस्तान में आपके कई वजीर आजम आए तो आपने क्या किया? 50,000 फिसादात दिए, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, उनकी माशी हालत को कमजोर कर दिया। और फिर अगर हैदराबाद की बात की जाए, रियासत आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2007 में मक्का मस्जिद में बम धमाका किया गया, कई मुसलमान शहीद हो गए। तो उस बम धमाके में कई मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, अजियतें पहुंचाई गई। क्या उसको भूल जाए कि वो कांग्रेस की हुकूमत थी जिसमें मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई कि उनको, कई मुसलमान नौजवानों को जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल थे, हिंदुस्तान के का फ्यूचर थे, उनको जेलों में ढकेल दिया गया, उनको तकलीफें मज़ायतें पहुंचाई गई। क्या गया उनके साथ? जो मुसलमान नौकरी करते थे, ठेला मंडी पर कारोबार किया करते थे, रिक्शा चलाते थे, ऑटो में चलाकर जो है अपने घरों को चलाते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हालतें की गई उनकी। और फिर यह मालूम होता है कि उनके पीछे कोई और मुलविस है तो उनको रिहा करके ऑटो रिक्शे दिए जाते हैं। मुसलमानों के मुस्तकबिल जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनके हाथों में ऑटो रिक्शा थमा दिया गया।
तो ये है कांग्रेस। फिर आएंगे बुलंद बांग दावे करेंगे और कहेंगे कि हमको वोट दो, फिर 5 साल गायब हो जाएंगे। अरे गौर फिक्र करने वाली बात है। मेरे बुजुर्गीन से जो है मेरी ये इल्तिमास है, नौजवानों से इल्तिमास है, मेरी खवातीन से, इज्जतदार खवातीन और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली खवातीन से मेरी ये गुजारिश है, क्या ऐसे उम्मीदवार को वोट दो, ऐसे उम्मीदवार को वोट देकर मुंतखब करो कि वो आपके मसाइल को अवाम में पेश करे। जो मसाइल पर आपके घरों के बाद जो मसाइल पे बात होती है उसको अवाम में पहुंचाए और आपके मसाइल को हल करवाए। ऐसे एक उम्मीदवार को जिताकर आपको आज गोलकुंडे में लाने की जरूरत है। अरे क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हालात हैं, क्या भी आ जाएंगे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता है। आज हैदराबाद में है, छोटा सा इलेक्शन है जीएचएमसी बल्दिया का, लेकिन कौन आ रहे हैं? नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं ये इलेक्शन में? दिल्ली के इलेक्शन में आज दिल्ली के नेता आ रहे हैं। ये आपकी ताकत का नतीजा है, ये आपके इत्तेहाद का नतीजा है। क्या इस तेलंगाना में मुसलमान जो तरक्की कर रहे हैं, जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनसे डरो खौफ है? उनमें खौफ का आलम है कि मुसलमान आज कहां पहुंच रहा है। इसीलिए आज दिल्ली के इलेक्शन में आ गए, प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम वहां से आ गए। अरे क्या ताल्लुक है भाई आपका हैदराबाद से? हैदराबाद में आके जो है बड़ी रैली में आज कई बातें झूठे वादे जैसे यूपी में करे वो आज हैदराबाद में कर रहे हैं। तो बीजेपी ने सिर्फ जख्म पे जख्म मुसलमानों को दिया। आप देखिए 2002 का फिसाद उत्तर प्रदेश में, गुजरात के नरोडिया पाटिया में 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदार। उस वक्त कौन चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में? यही नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे। मुसलमानों की ये हालतें वहां की गई, वहां पर रोडों पर लाकर कत्लेआम किया गया। वहां मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एहसान जाफरी को सड़क पर लाकर काटा गया। कौन है जिम्मेदार इसका? यही भारतीय जनता पार्टी आज हमारे इस एरिया में वोट मांगने आ रही है कि हमको वोट दे दो, दामन फैला रही है, वोटों की भीख दे दो। तो किस सूरत से मांग रही है कि 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम क्या उसी लिए? अरे आप बताइए कि बीजेपी सरकार 2014 में आने के बाद यह मुल्क कहां जा रहा है? यह मुल्क की हालत क्या हो रही है? मुल्क तरक्की करना छोड़कर आज मुल्क 10 साल पीछे चला गया। ये किसकी सरकार में? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नोटबंदी की गई, नोटों को बंद कर दिया गया, सबको तकलीफ वाजियतें पहुंचाई गई, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, खवातीन को, औरतों को लाइनों में खड़ाया गया, बैंकों की एटीएम की कतारों में खड़ा गया। कई मुसलमान, कई हिंदू, कई सिख, कई ईसाई इसमें मारे गए, इंतजार में इंतकाल हो गया। तो कौन जिम्मेदार है इसके? यही भारतीय जनता पार्टी जो आज वोट मांगने आई है। फिर बात आती है जीएसटी की, जो हमारा गुड सर्विस टैक्स है, तो क्यों ना आप लोगों ने लागू किया? ताजिर यहाँ पर है, मंडी वाले हैं, मेवा बेचने वाले हैं, बड़ी बड़ी तिजारतें करने वाले अभी नजर के सामने हैं। उनसे पूछिए कि जीएसटी से कितना नुकसान हुआ? तबाह बर्बाद हो गए, आपकी तिजारतें खत्म हो गई, लोग सड़कों पर आ गए, हालतें इतनी बुरी हो गई कि लोगों के पास जीने के लिए खाना तक नहीं था।
ये किसकी हुकूमत में? यही भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। फिर नई चीज देख लाए, ये एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ये क्या समझ रखा है मुल्क को? ये मुल्क का आईन, ये मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, इसी पर यह मुल्क चलता है। हम नथुराम गोडसे को मानने वाले नहीं है। हम अगर किसी को मानने वाले हैं तो महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। हम किसी को मानने वाले हैं तो बी.आर. अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम किसी को मानने वाले हैं तो सर सैयद अली अहमद खान को मानने वाले हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को मानने वाले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने वाले हैं। तो मुल्क सेकुलरिज्म पर चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई। कहा कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा, क्या एनआरसी है, क्या एनपीआर है, क्या एनपीआर करेंगे? एनपीआर में जो है फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा और शहरियत तरमीमी जो है कानून नाफिज कर दिया गया। उसके बाद एनआरसी होगा। फिर आपको बोला अपने जो है आबाद और वालिदैन का, उनके बाप दादा का आपको सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। उसके बाद जो गैर मुस्लिम है उनको जो है सीए के बिल जो पास हुआ, सीए के जरिए उनको शहरियत दी जाएगी और जो नहीं है उनका डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। अरे आज हिंदू और मुसलमान एक है। हिंदू और मुसलमान जानता है यह फिरका परस्त पॉलिसी, यह हिंदू और मुसलमान को बांटकर हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते हो तो ये नहीं होगा। यह हिंदुस्तान में अगर सदानंद यादव को तिलक लगाने का हक है तो रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब को सर पर टोपी पहनने का हक है। अगर सदानंद यादव को माथे पर तिलक लगाने का हक है तो नियाजी साहब को टोपी पहनने का है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बहरहाल ये सब अदायतें तकलीफें बीजेपी के दौरे हुकूमत में हमको मिली। फिर आ गया कोरोना वायरस, फिर एक नहीं वबा, इसमें दुनिया का फंड सेंटर में आता है। कई बड़े बिजनेसमैन सेंटर को जो है बजट देते हैं कोरोना वायरस के लिए, लोगों में तकसीम के लिए हजारों करोड़ बजट आता है। लेकिन कहां गया वो बजट? लॉकडाउन में क्या हालत हो गई गरीब ताजिर की, मौज वाले, बंडी वाले, मेवा बेचने वाले, छोटे ताजिर तिजारत करने वालों की क्या हाल हो गई, क्या हालत उनकी हो गई। कहीं के नहीं रहे, सड़कों पे आ गए, उनके घर बिक गए, छोटे से मकानात बिक गए, बेचने पड़े, खाने के लाले हो गए। किस लिए, किसकी वजह से? अरे आप बताइए, क्या लॉकडाउन कॉन्स्टिट्यूशनल है? लॉकडाउन जो किया गया वो आइन के खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ है। ये लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया, केसीआर गवर्नमेंट में नहीं किया, कोई रियासती हुकूमत ने नहीं किया। ये लॉकडाउन किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद से लोग अभी तक नहीं संभले। जो लोग छोटी तिजारत करके रोज कमाने वाले, कुछ कमाकर आगे बढ़ रहे थे, उनको ऐसी मार पड़ी इस लॉकडाउन से कि 10 साल पीछे चले गए। ताजिर सुन रहे हैं, उनको मालूम है। अरे रियासती गवर्नमेंट को देखो, अगर तुमको सबक सीखना है, तुमको अगर गवर्नमेंट चलाना है, अगर सेकुलरिज्म के साथ अगर तुमको गवर्नमेंट चलाना है तो रियासत तेलंगाना की हुकूमत देखो, केसीआर गवर्नमेंट देखो, टीआरएस गवर्नमेंट देखो, ऐसे चलाई जाती है सरकार, ऐसे गवर्नमेंट को चलाया जाता है। हिंदू और मुस्लिम को मेरे कायद और आपके
वजीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर साहब हिंदू और मुस्लिम को अपनी दो आंख समझते हैं। वो क्या कहते हैं कि हिंदू मेरी एक आंख है तो मुसलमान मेरी एक आंख है। ऐसे नहीं कि मजहब के नाम पर लोगों को डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलो और इस मुल्क पे हुक्मरानी करो। ये मुल्क गरीब का भी है, अमीर का भी है, हर किसी का ये मुल्क है। तो बहरहाल वक्त कम है, लोग ज्यादा है, अभी आपको सबको सुनना है। और टीआरएस गवर्नमेंट 2014 के बाद हुकूमत बनाने के बाद आप बताइए आप लोगों को फायदा हुआ या नहीं? घरों में जो लड़कियां थी, जो मेरी बहनें थी, जो हमारी बहनें थी, उनको शादी मुबारक के जरिए 1 लाख से ज्यादा रकम मिली या नहीं? आप बताइए मिली नहीं मिली? उसके बाद ये जो छोटे छोटे तिजारत करने वाले हैं उनको लोन दिया गया। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक लोन दिया गया। उस पर सब्सिडी रखी गई लेकिन लोन बराबर दिया गया। उसके बाद बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन आ रही है, 1500 रुपए पेंशन आ रही है, अब उसको बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाएगा। और जो हैंडीकैप है उनको जो है पेंशन आ रही है, विडो जो बेवा है उनको पेंशन आ रही है। सभी तो फायदे हो रहे हैं ना। ये सेक्युलर रियासत है, सेक्युलर सीएम है, सेक्युलर लोग हैं, सेक्युलर उम्मीदवार है। आज जो आपके उम्मीदवार है मोहतरमा असफिया खान साहबा, उनके रिप्रेजेंटेटिव जनाब आजम खान साहब है। आजम खान साहब टीआरएस में जब से गवर्नमेंट बनी उससे पहले से शमूलियत आपकी है और इनकी ये मोहब्बत का मैं आपको सबूत दूंगा गोलकुंडे की आवाम से। कई दिन ये हुकूमत बनने के बाद आजम खान साहब की गाड़ी में अगर देखते तो इतने फॉर्म होते, ये किस चीज के होते कि लोगों को लोन्स के लिए, पेंशन्स के फॉर्म, हैंडीकैप लोन्स के फॉर्म और विडोज के पेंशन के फॉर्म। और ये आते रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब के पास और क्या कहते हैं, रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब मुझको महमूद अली साहब के पास लेके चलो, इनके मसाइल पर मुझको बात करना है। ये गरीब और गुरबा लोगों के मसाइल के लिए मुझसे बात करना है और उनके मसाइल को हल करना है। तो ऐसे कायद का नाम आजम खान है, इनकी ही बेटी को यहां से टिकट मिला। तो सोचिए ऐसे आप कायद को अपना उम्मीदवार बनाकर ऐवान में भेजेंगे तो जो मसाइल आप इनसे अपने महल्ले जात में पूछोगे वो इंशाअल्लाह ताला कल ऐवान में सुनेंगे और बोलेंगे कि अगर कायद हो तो हमारे कायद की तरह, हमारे उम्मीदवार की तरह, आजम खान की तरह। तो इनकी बेटी असफिया खान यहां से उम्मीदवार है और जो पार्टी से ताल्लुक रखती है वो है टीआरएस। उनके कारनामे, उनकी कारकर्दगी, क्या सेक्युलर पॉलिसियों से केसीआर साहब इस रियासत को चला रहे हैं। और सेक्युलरिज्म सिर्फ हमारी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी में आज नहीं है बाकी। तो सेक्युलर जमात को कामयाब बनाइए, ऐसे एक उम्मीदवार को कामयाब बनाइए जो आपके तकलीफ में, आपके दर्द में, आपके दुख में, आपकी खुशी में आधी रात को अगर इनको फोन कर दे तो आपकी तकलीफ में शामिल होकर आपके मसाइल को हल करके जाने वाले कायद का नाम आजम खान है। और इनकी बेटी को यहां से टिकट मिला है तो जिताकर लाना है। आजम खान साहब एक बहुत ही कदीम शख्सियत है गोलकुंडे की और गोलकुंडा किला एक तारीखी है। तो इनकी जो बेटी है आज असफिया खान, उनको भी एक तारीखी कामयाबी अता करोगे कि नहीं? अरे बताइए आप हाथ उठाकर कि इनको तारीखी कामयाबी अता करोगे, सेक्युलरिज्म को तारीखी कामयाबी अता करोगे? आप लोगों की तरक्की की जमानत का निशान है कार। आपके घर में अगर नौकरी होना है तो कार के निशान पर वोट देना होगा। आपके घर में अगर सुकून रहना है
तो आपको कार के निशान को वोट देना होगा। तरक्की होना है, रोड अच्छी होनी है, ड्रेनेज की पाइपलाइन अच्छी होनी है, बारिश में जो मसाइल आपने झेले अगर वो ठीक होना है तो कार के निशान को वोट देना। 6 साल से आपने हुकूमत को देखा, जैसी चल रही है वैसी इंशाल्लाह और चलेगी ना। अगर वोट देकर ऐवान में पहुंचाओगे तो ऐसी तेजी से ही आपके मसाइल हल होंगे। 6 साल में 67,000 करोड़ के काम हुए तेलंगाना में, जगह जगह फ्लाईओवर बनाए गए, अंडरपास जो नीचे से गाड़ियां जाते हैं वो बनाए गए, रोडें चौड़ी होती गई। टोली चौकी पर देखो, गोलकुंडे में देखो, मलगिया बनाई जा रही है बल्दिया की जानिब से। और जो है तिजारतों में भी आपको मौका मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में भी, और जितने कारोबार गवर्नमेंट की तरफ से लगेंगे उसमें नौकरियां भी तो बढ़ेगी, नौकरियों में भी आप हिस्सेदार होंगे। आपके बच्चे, उनको पढ़ाई करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल से एक पैसा आपसे लिया नहीं जा रहा है। वहां पर मुफ्त खाने का इंतजाम, वहां पर रहने का इंतजाम, आपके घर में जितने सहूलियात है उससे ज्यादा रेसिडेंशियल स्कूल में आपको सहूलतें मिल रही है। हर चीज के लिए आपको जो है फायदे, माइनॉरिटी वेलफेयर के जरिए गाड़ियां दी जा रही है, ऑटो दिए जा रहे हैं, लोन दिए जा रहे हैं, आपको जो है विडो पेंशन दिया जा रहा है, हैंडीकैप के लिए पेंशन दिया जा रहा है, आसरा स्कीम है, शादी मुबारक की स्कीम है, बहरहाल और कितने चीजें मैं आपको बताऊं। और ऐसे बहुत से जो है स्कीमात हैं जिन पर रोशनी हमारे शोलाबान मुखर्रिर रहीमुल्लाह खान याजी साहब इस पर रोशनी डालेंगे। और मेरा फिर एक आपसे अदबन गुजारिश है कि कार के निशान को ओढ़ दो, डेवलपमेंट को ओढ़ दो, मुलाजिमतों को ओढ़ दो, एम्प्लॉयमेंट को ओढ़ दो, तरक्की को ओढ़ दो, अपनी तरक्की के लिए ओढ़ दो, शहर की तरक्की के लिए ओढ़ दो, गोलकुंडे की तरक्की के लिए ओढ़ दो, टीआरएस को ओढ़ दो। कार के निशान पर ओढ़ देकर तारीखी गोलकुंडे में तारीखी साज जो है कामयाबी अता करो। आजम खान साहब को, उनकी लड़की उम्मीदवार है असफिया खान साहबा, कार का निशान आपका इम्तियाजी निशान है। 1 तारीख के दिन कार के निशान को ओढ़ देकर असफिया खान को एक तारीख साज कामयाबी अता करिए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह।